नमस्कार। संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। 13 अक्टूबर को 2 दिवसीय 9वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। आइए देखते हैं आयोजन से जुड़े मुख्य बातें। 2 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर सभी प्रतिनिधियों की बनी आम सहमति। संसद भवन परिसर पहुंचे P20 के पीठासीन अधिकारी। प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर यानी शुक्रवार को उद्घाटन किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर P20 सम्मेलन के उद्घाटन के लिए 13 अक्टूबर यानी शुक्रवार की सुबह तक पूरी तरह सज चुकी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मेट्रो से यशोभूमि पहुंचे और G20 देशों की संसदों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर यानी शुक्रवार को किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के हजारों साल पुरानी लोकतंत्र की परंपराओं के बारे में बताते हुए यहाँ के प्राचीन ग्रंथों और वेदों में वर्णित सभा और समिति की चर्चा की। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वंसम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मैगस्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है।
आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9th सेंचुरी का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है। और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। बीते दिनों संसद के दोनों सदनों में भी महिलाओं को 33% आरक्षण के बिल को पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। संसद द्वारा लिया गया यह फैसला संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। साथियों, कुछ दिनों पहले ही भारत की पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें मैं आपको आगे अवगत कराना चाहता हूं। भारत ने अपनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में करीब 32 लाख यानी 3 मिलियन से अधिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनमें से करीब 50% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भारत आज हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाने को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। इसे भारत ने झेला है और इसका दृढ़ता से सामना भी किया है। कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी
इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने वक्तव्य रखे। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति का मूल लोकतंत्र ही है। वह यहाँ के जनजीवन के आचार और व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुत लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसीज, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसदें। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक समस्या बताते हुए इसके समाधान के लिए सभी देशों के एकजुट होने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन मिशन लाइफ की चर्चा करते हुए 12 अक्टूबर को हुए प्री समिट और इस विषय पर सभी देशों के साथ आने की भी चर्चा की। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा, उस पर कल प्री समिट में विस्तृत चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को G20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। सबने अपनी अपनी संसदों में मिशन लाइफ पर चर्चा करने तथा इसे जनता का जन आंदोलन बनाने का स्वरूप देने का भी संकल्प लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए IPU के अध्यक्ष डुआर्टे पाशेको ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों को एक साथ आगे आना होगा और इसके लिए वैश्विक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। It's not a surprise. We know the compromise of the Prime Minister Modi with multilateralism, or the compromise with dialogue, the compromise to achieve agreements for the future, and the slogan "One Earth, One Family, One Future" is example of it. It's not possible to ask more. And so, congratulations, Mr. Prime Minister, for the success you achieve. But we parliamentarians represent the people of the world. And so we should also work together to achieve the success we wish to our people. Not let just the governments to do what they need to do, what they should to do, but participate, not in the competition, but as a complementary work to achieve the success we wish to the people we represent. We need to defend peace everywhere, in all continents, in Europe, in Africa, in the Middle East, in Asia, in America. Without peace, forget to discuss sustainable development goals or to discuss other issues
So peace should be on the front page of our worries, always. One single death is too much. भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसे सभी देशों का समर्थन मिला। परिणाम स्वरूप P20 सम्मेलन में इस बार पैन अफ्रीका पार्लियामेंट भी शामिल हुआ। T20 सम्मेलन के पहले दिन 2 सत्र आयोजित किए गए थे। आइए जानते हैं इन सत्रों की खास बातें। P20 सम्मेलन के पहले दिन पहले सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की संकल्पना पर बल देते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व को एक पथ पर एक सहमति से आगे बढ़ना होगा। आज के सत्र में हमें सतत विकास के लिए संसदीय प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करने और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक्सेलेंसी, मुझे आपको ये बताते खुशी हो रही है कि भारत सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा तैयार करने और इसके अपनाने और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विधायी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से विकास की नई दिशा निर्धारित की है। पहले सत्र के समापन के मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि P20 जैसे सम्मेलन एक दूसरे के अनुभवों से जानने और सीखने के विशेष अवसर हैं। India has already launched her national green hydrogen mission with the aim to emerge as the global hub for production and export of green hydrogen by 2030. Excellency, Indian Parliament has been promoting the cause of sustainable energy transition in India. The two houses of Parliament, through general discussions and discussions on the budgetary proposals of the Ministry of New and Renewable Energy, have been contributing immensely towards promotion of sustainable energy transition. Similarly, the Committee on Energy, which is a joint committee of the two houses, has also been helping the government in shaping the general policy and statutory framework for sustainable energy transition through its recommendations. Excellencies, the Parliament of India along with the Government of India stands committed to the cause of sustainable energy transition. P20 के पहले सत्र में शामिल हुए प्रतिनिधियों को बात रखने के लिए 7 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। इस सत्र में शामिल हुए प्रतिनिधियों में इंडोनेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सुश्री पुआन महारानी, मेक्सिको के सीनेट की स्पीकर एना लिलिया रिवेरा, मॉरिशस के नेशनल असेंबली की स्पीकर सुरुजू दे फकीर, ओमान की स्टेट काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल मलिक अब्दुल्ला अल खलीली, यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री निकोला बियर, चीन के डिप्टी स्पीकर ही वई ने शिरकत की। इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर सभी प्रतिनिधियों की आम सहमति बन गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साबित करता है। P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर सभी प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति जताई। इस वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में तथा समस्त विश्व में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान और भावी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक प्रभावी नीतिगत समाधान उपलब्ध कराने के लिए G20 की भूमिका को स्वीकार करने, संसदीय राजनय के लिए एक बहुपक्षीय मंच के रूप में G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन यानी P20 के महत्व और G20 संबंधी कार्यविधि में उनके संसदीय योगदान पर भी जोर देने के साथ ही आतंकवाद, नस्लीय हमला, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाने पर जोर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी देशों के एकमत होने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और सभी को इसके लिए बधाई दी। एक्सेलेंसी,
मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी टीम द्वारा पिछले 2 सप्ताह 14 डेज तक अथक प्रयासों के बाद हम P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति बनाने में सफल हुए हैं। ये सफलता आपके सहयोग एवं समर्थन से संभव हुई है। ये हमारी सामूहिक उपलब्धि है और मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। आपके सहयोग से संयुक्त वक्तव्यों पर हमारे बीच में आम सहमति इसलिए बन पाई है कि P20 की बैठक में हमने अपने मतभेदों से ऊपर उठकर उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमें एकजुट करते हैं। इसलिए मुझे इस सभा की ओर से इस संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अंकित करने के प्रस्ताव हेतु बहुत प्रसन्नता हो रही है और हम सब के लिए ये गौरव का विषय भी है। संयुक्त वक्तव्य एडॉप्ट करने के बाद हम कल इसे औपचारिक रूप से जारी करेंगे। एक्सेलेंसी, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सब सहमति है? ओके, हम सब आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और संयुक्त वक्तव्य को एडॉप्ट कर लिया है। P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति का बनना इस आयोजन की सफलता को साबित करता है। और अंत में आपको छोड़े जाते हैं P20 सम्मेलन के पहले दिन यानी 13 अक्टूबर की शाम की कुछ बेहतरीन झलकियों के साथ, जब पीठासीन अधिकारियों ने संसद भवन परिसर का दौरा किया। P20 सम्मेलन के पहले दिन पीठासीन अधिकारियों ने संसद भवन परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान भारतीय विरासत की झलक देखने को मिल रही थी। इस शुभ अवसर पर संसद भवन परिसर में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया था। भारत के लोक रस में सराबोर होने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने नए बने संसद भवन का दौरा किया।